न्यूज़ वाज में खुश आमदेद। मैं हूँ इफ्तिखार शराजी और आज इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करती हुई दिखाई दी हैं और उसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MMA, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, ANP समेत कोई 12 जमातें और उनके जो मरकज़ी रहनुमा थे वो एहतजाज करते हुए नज़र आए। अगरचे आज के दिन इस एहतजाज की सरबराही करनी थी शहबाज शरीफ साहब, लेकिन मौसम की ख़राबी की वजह से वो लाहौर से इस्लामाबाद नहीं पहुँच पाए और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी एहतजाज में हमें मिसिंग नज़र आए हैं। लेकिन मजमूई तौर पर देखा जाए तो ये जमातें ये पैगाम देने में कामयाब रही हैं कि उन्हें 25 जुलाई को होने वाले इंतखाबात के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके बरकरार हैं और पार्लिमान के अंदर और बाहर इस मामले के ऊपर वो एहतजाज करती रहेंगी। लेकिन सबसे अहम बात ये थी कि आज पीपल्स पार्टी ने बड़े एक सॉफ्ट पोजीशन ली है सारी सूरत हाल के ऊपर और खुर्शीद साहब का कहना था कि इस एहतजाज, ये जो खामोश एहतजाज है, इसका बुनियादी मकसद सिस्टम को डिसरप्ट करना नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि जो खान साहब हैं उनको जो पहले 100 दिन है उनका जो प्रोग्राम है उसके ऊपर अमल दरामद के लिए उनको मौका फराहम करना चाहिए और हम किसी तरह भी उनको इस प्रोग्राम को मुतासर नहीं करना चाहते। तो आज ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये जो एक एहतजाज था आज के महज एक टोकन एहतजाज था और ये जो आगे एहतजाजी एक तहरीक चलने जा रही है, अगर कोई चलने जा रही है तो उसको लीड कौन करेगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून या फिर JUFA के मौलाना फजल रहमान साहब इसको आगे बढ़ाएं, जिन्होंने आज एक बड़ा एहतजाज के दौरान गैर जिम्मेदाराना बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि जी 14 अगस्त के जो होने वाली तकरीबात है इनका भी बॉयकॉट करना चाहिए क्योंकि 25 जुलाई को अवामी मैंडेट की तौहीन की गई है। इसके बाद हम जिक्र करेंगे आज एक और जो अहम डेवलपमेंट है जिसमें खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हवाले से कहा है कि वहाँ की हुकूमत इब्तदाई तौर पे 3 माह के लिए होगी और सूबाई पार्लिमानी पार्टी से जब कल वो खिताब कर रहे थे उन्होंने कहा है कि जी इनिशियल 3 महीनों के अंदर परफॉर्मेंस को देखा जाएगा और अगर हुकूमत ने बेहतर परफॉर्म किया तो यकीनी तौर पर वो कंटिन्यू करेगी, वरना इस दूसरी सूरत में उनको तब्दील कर दिया जाएगा। आज हम इस सवाल का भी जायज़ा लेंगे कि पिछले 5 साल जहां KPK के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बेस्ट परफॉर्म किया, उसके नतीजे ये भी हैं कि वहाँ पे इतनी बड़ी विक्ट्री हासिल की गई है, क्या ज़रूरत पेश आई है कि उनको आप 3 माह के प्रोबेशन पे रखा जा रहा है। प्रोग्राम के अगले हिस्से में जिक्र होगा सऊदी अरब और कनाडा के दरमियान जो एक सफारती तनाज़ा है जो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। कल भी हम इसका जिक्र कर रहे थे, प्रोग्राम में वक्त बाकी नहीं रहा। आज हम इसका तफसीलन जायज़ा लेंगे कि जिसमें ब्लॉगर्स की गिरफ्तारी के ऊपर कनाडा ने सवाल उठाए, तनकीद की और उसके बाद देखा हमने कि सऊदी अरब ने पहले मरहले में जो सफ़ीर हैं सऊदी अरब में उनको मुल्क बदर किया और उसके बाद अब फ़िज़ाई राब्ते भी मुनक़ता हो गए हैं। इवन के वहाँ से जो अशिया खुर्दनोश ख़रीदी जा रही थी कनाडा से वो भी कहा जा रहा है कि अब सारे ऑर्डर्स मनसूख किए जा रहे हैं। और प्रोग्राम के आखिर से में जिक्र होगा मुमकिना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का, जिनकी रिहाइशगाह के हवाले से अब पहले दिन से ये बात हो रही है कि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं रहेंगे बल्कि वो किसी और जगह रहेंगे। पहले मरहले में कहा गया था कि मिनिस्टर इनक्लेव में, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि पंजाब हाउस में जो चीफ मिनिस्टर की एक रेजिडेंस है वहाँ पे खान साहब अब वहाँ पर रिहाइश इख्तियार करेंगे क्योंकि उनका ये कहना था कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहना उनके लिए शर्मनाक इकदाम होगा, तो लिहाजा वहाँ पे वो नहीं जाना चाह रहे। एक छोटा सा ब्रेक लेते और ब्रेक के बाद आएंगे अपनी टॉप स्टोरी की तरफ चलेंगे। किसी को इजाजत नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान के अवाम के हक के हुक्मरानी पर डाका डाले और धांधली के साथ पाकिस्तान पे कोई धांधली वजीर आजम मुसल्लत किया जाए। का इख्तियार आप सब नहीं दे सकते और अगर आप इन जाली लोगों की पुष्पराई करेंगे तो फिर हम सोचेंगे कि आप पाकिस्तान की फौज है या नहीं। 25 जुलाई को जिस ढटाई का मुजाहरा किया गया, जो बदतरीन धांधली की गई, तमाम का मैंडेट छीना गया। जो प्रोटेस्ट होगा वो पार्लियामेंट के अंदर भी पार्लियामेंट के बाहर भी करेंगे। हमारी कोशिश है कि ये सिस्टम चले। आपने मौका दिया है इमरान खान को, के पास 100 डेज है, उसको कुछ करना है। वैसे तबाह हाल है,
पाकिस्तान से हम नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान, हम अपनी लड़ाई में पाकिस्तान की मैशियत को तबाह करें। मैं सारी अपोजिशन से ये कहना चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन पे एतराज़ है, जाएं इलेक्शन कमीशन के बाद नारे शारे मार घर चले जाएं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। ज़ाहिर साहब, एक तो ये कि आप गूगल पे चले जाएं और वेदर फोरकास्ट देखें तो अगले 10 दिनों का पता चल जाता है कि वेदर क्या रहेगा। शहबाज शरीफ साहब आज इसलिए नहीं आ सके क्योंकि वेदर ख़राब था, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा और वो इस्लामाबाद इस तारीखी एहतजाज में शरीक नहीं हो सके जिसकी आज पहला दिन था। लेकिन सिर्फ ये नहीं है, बिलावल भुट्टो साहब से लेकर कोई 5 सियासी जमातें जिस एहतजाज में शरीक है उनके सरबराह सरे से आए नहीं हैं। असफंजार वली साहब, सिराजुल हक साहब, हासिल बिजंजो साहब, शहबाज और बिलावल की हम पहले बात कर चुके हैं। और फिर ये जो जमातें सर 12 ये जब रजिस्टर हुई थी इलेक्शन कमीशन में तो इनको अपने 2000 मेंबरान की लिस्ट देनी पड़ती तब जाके कोई जमात रजिस्टर्ड होती है। तो अगर इनके 200 लोग भी होते तो कोई 2500 लोग इस वक्त हमें डी चौक पे नज़र आते। लेकिन शायद आपके मुशाहिदे में भी हो कोई 300-350 लोग थे जिनमें सादा कपड़ों में पुलिस वाले, मीडिया और जिन गाड़ियों पे आए थे उनके ड्राइवर्स भी शामिल थे। एक तो ये सर बड़ा अजीब आज लगा। आप जैसे बात की, आज तो मेरा मौसम बहुत ही खुशगवार था। मेरे ख्याल 2-3 दिन से इस्लामाबाद में बारिश हो रही थी, लेकिन आज तो ऐसा मालूम होता था कि लोग वैसे ही दिल चाहता है कि बाहर निकलें। सही। अब शहबाज शरीफ साहब का मौसम ज़्यादा ख़राब होगा शायद, लेकिन दिल का मौसम ठीक नहीं होगा या कुछ होगा। लेकिन देखें, ये सारी बातें हैं कि अपनी जगह पे इनको हक है कि ये एहतजाज करें। और ये मसला है कि जहाँ पे सब जमातों को शिकायत है कि कहीं ना कहीं कुछ हुआ है तो उसको तो आपको एक लिहाज से आवाज़ उठानी चाहिए, उनका हक था। लेकिन जहाँ तक अब जो मलगोबा जो बन के आया अपोजिशन का, तो मैं समझता हूँ कि उसमें तो बहुत साफ नज़र आ रही है कि जो है 2 जमातें बड़ी हैं इसमें, पीपल्स पार्टी और PMLN, फिर उसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम भी है और ANP भी है। लेकिन इसमें आप देखें कि एक लिहाज से पहली जो एक नज़र आता है इख्तिलाफ तो बहुत वाज़ेह नज़र आता है। पीपल्स पार्टी ने पहले इस दिन से वाज़ेह कर दिया था कि वो इसमें एहतजाज में शामिल ज़रूर होंगे, इसका जो अलायंस बन के आया है उसका हिस्सा भी ज़रूर बनेंगे, लेकिन वो जो है वो पार्लियामेंट में अंदर जाएंगे और वहाँ एहतजाज करेंगे। और आज तो बिल्कुल जो जिसमें लगता है कि इख्तिलाफात तो बहुत बुनियाद बन के आती हैं, बुनियादी इख्तिलाफात जो हैं वो भी सामने आ गए। शहीद रहमान साहबा की तकरीर आप सुने तो उससे तो पीपल्स पार्टी की पोजीशन बहुत ज़्यादा वाज़ेह नज़र आती है। उसमें वो कहती हैं कि हम कोई इंतशार नहीं फैलाएंगे, उसके साथ साथ ये भी कहती हैं कि जो है वो क्या कहते हैं वो पार्लियामेंट को हम चलने देंगे। खुर्शीद शाह साहब का बयान आता है। मैं खाली दोनों बातें जो हैं मैं समझता हूं कि सही है, एक लिहाज से जो एक प्रैग्मेटिक अप्रोच है कि आप जो है अगर फ़र्ज़ कीजिए ये सारी चीज़ें हुई हैं तो अगर अच्छा उसमें अगर ये इंतशार फैलता है तो पूरा सिस्टम का भी मसला बन के आता है। एक तो बात ताकत भी नहीं है, दूसरी एक और बात भी है कि इन तमाम जमातों में 12 जमातें जो हैं सबसे ज़्यादा स्टेक अगर किसी इस सिस्टम में है वो पीपल्स पार्टी का है। इन 12 जमातों में वाहिद जमात है इनमें से जिसकी हुकूमत एक सूबे में कायम है। और उसको जो है इस लिहाज से भी देखा जाए कि इस इलेक्शन में जो देखा जाए तो उनकी तो तादाद बढ़ी है और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो है मेरे ख्याल अच्छे असरा जो पड़े हैं वो तो पीपल्स पार्टी पे पड़े हैं। अब ले दे के जो है सबसे ज़्यादा जो गंभीर आवाज़ जो हमें नज़र आती है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की, मतलब एक हद तक जायज़ भी है। उनके साथ उनके जो है वो दोनों सीटें में हारना पड़ा। मैं नहीं कहता हूँ पहले भी हारते रहे, ये अचानक इससे पहले फैसल करीम कुंडी से भी हारे, उनके वालिद से भी हारे। लेकिन मसला ये आता है कि उसके अलावा बहुत ज़्यादा उन्होंने बात की, लेकिन अगर वो मेरे ख्याल वही पीछे मुड़ के देखते तो शायद उनको बहुत सारे लोग नज़र नहीं आते। MMA में ऑलरेडी तकसीम हो गई है। जमात इस्लामी ने अपनी एक वाज़ेह सिमत ले ली है। वो तो कहते हैं कि चूँकि इमरान खान साहब ने कहा है कि वो मदीने जैसी रियासत बनाएंगे तो हम उनके साथ हैं। तो एक तो तकसीम भी MMA में हो गई है लेके, तो वो देखेंगे क्या होता है। लेकिन जैसा मैं आरफा की तरफ लेके चलता हूँ, मौलाना फजल रहमान साहब का जो तरीका एहतजाज है बड़ा अजीब लग रहा है। एक तो ये कि आज वहाँ पे स्पीच देते हुए ये फरमा रहे हैं कि जी 14 अगस्त की तकरीबात का बायकॉट करना चाहिए। इमरान खान अगर सिविल नाफरमानी की बात करें तो गद्दार ठहरते हैं। मौलाना साहब के बारे में हमें क्या लफ्ज़ यूज़ करने चाहिए। फिर साथ में यह है कि एहतजाज आपने इलेक्शन कमीशन के बाहर करना था, आपने पूरे मुल्क में बन्नू से लेके तो आपने बलोचिस्तान तक आपने रोड्स ब्लॉक करवाई, कई घंटे तक आम शहरी मुतासर हुए हैं। तो ये इतनी ज़्यादा एग्रेशन आरफा क्या है? जमहूरी तरीका अपनाना चाहिए। उसके लिए बेहतर तरीका तो ये कि आपने एहतजाज किया, उसके बाद पार्लियामान है वहाँ से चीज़ों को एड्रेस करें, रादर ये कि आप सड़कों पे आके आम लोगों की ज़िंदगी को मुतासर करें। शिराजी साहब,
जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मैं ये कहना चाह रही थी कि मुझे तो सबसे पहले देखें, आपने जो बात की, आई वुड जस्ट लाइक टू फर्स्ट ऐड कि समझ नहीं आता कि ये ईसीपी पे इतनी मेहरबान क्यों हुई हैं पॉलिटिकल पार्टीज हमारी। जब ये ऑफ द रिकॉर्ड इंटरव्यूज देते हैं या इस किस्म के कुछ इंटरव्यूज देते हैं जिसके बाद इल्जामात लगते हैं कि वो एयर नहीं हुए, उसमें तो ये और लोगों की बातें करते हैं और लोगों पे इल्जामात लगाते हैं। उसके बाद जब इनको प्रोटेस्ट करने का मौका मिलता है तो ये ईसीपी की तरफ चल पड़ते हैं। एक तो इनको पहले तो सबसे पहले हमारी ऑपोजिशन पार्टीज को ये भी तो फैसला करना चाहिए कि इन्होंने एहतजाज करना किसके खिलाफ है और किस वजह से करना है, क्योंकि फिर वही बात आ जाती है कि अगर इन्होंने एक तरफ ये कर ही दिया है कि इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बैठना है और मसला अगर इनके ख्याल में ईसीपी है, तो फिर ये पार्लियामेंट के अंदर जाए और वहां जाके ये मसले का हल ढूंढे लेजिस्लेशन के थ्रू। इमरान खान साहब भी इनसे यही कह रहे हैं कि आप आए, हम हल्के खोल देंगे, ये खोल देंगे, मगर इल्जाम जब ये टीवी के सामने नहीं होते या रिकॉर्डेड इंटरव्यूज होते हैं तो कहीं और लगाते हैं। उसके बाद जब धरने करने का वक्त आता है और प्रोटेस्ट करने का वक्त आता है तो ये इधर चल पड़ते हैं। तो ये इसको कितनी सीरियसली मुझे नहीं बताएं कि आप भी लेंगे, हम भी लेंगे और जो हुकूमत है वो भी लेगी। इन्होंने तो अभी फैसला ही नहीं किया कि इन्होंने करना क्या है। और वही दूसरी बात की जो लीडरशिप है, जो सीरियस लीडरशिप है उन पार्टीज की, जो सबसे मेन स्टेक होल्डर्स हैं, वो तो एफर्ट ही नहीं कर रहे यहाँ आने का। बिलावल भुट्टो साहब तो एपीसी तक भी नहीं पहुंचे जहां शहबाज शरीफ साहब पहुंच गए थे। लेकिन आरफा, आज पीपल्स पार्टी ने तो एक हिंट दे दिया है, पीपल्स पार्टी ने तो हिंट दे दिया है। वो तो मेरे ख्याल में लगता ही है कि उन्होंने काफ़ी हद तक इन नताइज को कबूल भी कर लिया और साथ में उन्होंने कहा है कि हम तो खान साहब को वक्त देना चाहते हैं, जो उनके 100 डेज का प्लान है उसको लेके चलें, इंप्लीमेंट करें, और हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान की बुरी मईशत की जो हालत इस वक्त चल रही है इसके अंदर हम कोई ऐसा काम करें जिससे मामलात मजीद ख़राब हो जाएं। तो उन्होंने तो एक तरह से हिंट दे दिया है कि वो क्या चाह रहे हैं। सॉरी शराज साहब, मैंने आपका सवाल पूरा सुना नहीं, आप क्या दोहरा सकते हैं? अब बुनियादी तौर पर मैं ये कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी ने तो आज हिंट दे दिया है। खुर्शीद शाह साहब का ये कहना है कि हम नहीं चाहते कि कोई इस तरह के एहतजाज करें कि जिसके अंदर मसाइल और ज़्यादा गंभीर हो जाएं, बल्कि खान साहब को वक्त देना चाहिए, जो उनका 100 डेज का प्लान है उसको लेके चले और इम्प्लीमेंट करें। तो उनकी तरफ से तो एक लगता है कि हमें लग रहा है कि वो पार्लियामान के साथ चलना चाह रहे हैं। जैसा मेरे ख्याल में आवाज़ का इशू है। हाँ, लेकिन वही बात आती है, देखिए वो पीपल्स पार्टी ने अपनी पोजीशन बहुत वाज़ेह कर दी है। अब वाज़ेह ये है कि वो उन्होंने पहले भी जब ये शुरू हुई थी, ये ग्रैंड अलायंस जो बड़ा था, तो उसमें भी उन्होंने अपनी एक पोजीशन रख ली थी कि पार्लियामेंट में जाएं। उन्होंने तकरीबन तमाम पार्टियों को मजबूर किया कि वो पार्लियामेंट में बैठे। और वो अलग बात है कि पार्लियामेंट में जाने के अगर ये फैसला करते भी कोई भी पार्टी कि पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, तो मेरे ख्याल उनके सारे जो अराकीन हैं जो जीत के आए वो उनको तस्लीम नहीं करते। लोग इलेक्शन लड़ते हैं, उसके बाद ये कोई भी नहीं चाहेगा कि उसको बायकॉट किया। आज एक और भी सवाल मुशाहिदुल्लाह से एक साफ़ी ने पूछा है कि जब आप चाहते हैं कि उन्होंने कहा जब पार्लिमानी कमेटी बने, उन्होंने कहा फिर पार्लिमानी कमेटी बनानी है तो इलेक्शन कमीशन के सामने क्या करने आए हैं। लेकिन चलते हम अपनी दूसरी स्टोरी की तरफ, जिसमें खान साहब ने कहा है कि KPK की हुकूमत पहले 3 महीने के लिए होगी। वेलकम बैक आरफा, मैं आपकी तरफ आऊँगा। और ये बड़ी हैरान कुन बात है कि जिस सूबे में 5 साल बड़ी सक्सेसफुल हुकूमत की है तहरीक इंसाफ ने, और कहा जा रहा है कि उसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी कि वहाँ पे 70 के करीब सीटें जीत पाई हैं सूबाई असम्बली की। वहाँ पे अब खान साहब एक नया तजर्बा करने जा रहे हैं कि जी जो हुकूमत बनेगी KPK में वो पहले 3 महीने के लिए होगी, परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो कंटिन्यू करेगी, वरना पूरी की पूरी टीम बदल दी जाएगी। ये असल इसके पीछे क्या कोई आपको मंतक नजर आ रही है या कोई प्रेशर्स हैं? परवेज खटक साहब का ग्रुप, आतिफ खान का ग्रुप, दोनों को राजी करना है और उसके लिए एक नया मेरे ख्याल में फार्मूला लेके आए हैं। कि जो इमरान खान साहब का तजुर्बा रहा पिछले 5 साल का, जिसमें परवेज खटक साहब ने एक कोalition गवर्नमेंट तो बहुत अच्छे तरीके से चलाई और उसकी कुछ परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी थी कि वो वापस पावर में आ गई जमात उस प्रोविंस के अंदर। मगर ये खबरें थ्रू आउट 5 साल रही कि इमरान खान साहब कुछ खास खुश नहीं थे
हुकूमत के साथ या परवेज खटक साहब के साथ। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि इमरान खान साहब को ये शिकायत रही कि वो इनकी बात शायद सारी सुनते नहीं थे। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि अब इमरान खान साहब जो हैं वो थोड़ा सा चाह रहे हैं कि उनका कंट्रोल प्रोविंशियल हुकूमत पे ज्यादा रहे। मगर इसके जो है दो एस्पेक्ट्स हैं। एक बात तो ये है कि थोड़ा सा इससे मुझे लगता है कि इमरान खान साहब पे इस वक्त जो प्रेशर है वो उसको जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये एहसास है कि अगर उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हो या पंजाब हो या कराची हो वहां परफॉर्म नहीं किया तो वो अगले इलेक्शन में इतने नंबर से सीट्स जीत नहीं सकेंगे। मगर जो इसका नेगेटिव एस्पेक्ट है वो ये है कि इमरान खान साहब अब लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब की तरह हुकूमत करने जा रहे हैं कि हर चीज का टारगेट होगा, वो टारगेट जो होगा उसके जो फिगर्स होंगे वो इमरान खान साहब के पास जाएंगे, और अगर उन्हें लगेगा कि ये फिगर्स ठीक नहीं है तो वो और प्रेशर डालेंगे, लोग चेंज करेंगे। और ये हमने पंजाब के अंदर देखा है कि ये एक एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका तो है जो लोगों को बहुत एफिशिएंट लगता है, मगर ये एक अच्छी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं होती है जिसमें अकाउंटेबिलिटी जो है वो नीचे से ऊपर आती है। ये ऊपर से नीचे वही बात जो आरफा करे कि अथॉरिटेरियन रूल आपको लगता है ज़ाहिर साहब के फिर वो एक करने जा रहे हैं, और फिर अगर ये फार्मूला बहुत एग्जाम्पलरी है तो पंजाब के लिए क्यों नहीं और मरकज में उनके लिए फिर क्यों नहीं है सर? वो अपने लिए भी तो इंप्लीमेंट करने के जी, मैं भी 3 महीने के लिए, पंजाब का चीफ मिनिस्टर भी 3 महीने के लिए, उसके बाद परफॉर्मेंस देखेंगे ठीक होगी तो कंटिन्यू, वरना टीम बदल दी जाएगी। देखिए ये कहने की बात है मतलब ये है कि एक सिंबॉलिक, इसमें ज्यादातर मैं समझता हूँ रेट्रिक है। उसमें देखिए कोई भी हुकूमत जो है ये नहीं कह सकती कि ये आप ऑफिशियल से तो कह सकते हैं, गवर्नमेंट के जो फंक्शनरीज होते हैं उनसे तो आप कह सकते हैं कि प्रोबेशन पे होंगे। वज़रा को तो 3 महीने में चीज़ों को समझने में लग जाता है। जो इलेक्ट होके आता है उसको आप ज़रूर उसको टास्क दे सकते हैं, उसके सामने टारगेट रख सकते हैं, लेकिन वो उसूल जो कि आप सरकारी मुलाजमों पर अप्लाई करते हैं वो इस पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये ज़रूर है कि आप अंदरूनी तौर पे जो है वो अपने जो है रिव्यू कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या गलती रही है, वो तो सारी चीज़ होती रहती है, वो तो आपको मुस्तकिल करना पड़ेगा। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इस किस्म की बातों से एतराज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर फ़र्ज़ किए जैसे ये चीज़ है कि आप उसको उस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते। ये अच्छी रवायत होगी कि आप अपने काम को रिव्यू करते रहें, लेकिन रिव्यू का मतलब ये नहीं होता है कि आप पब्लिकली जो है उस चीज़ को वो करें। उसमें ठीक है एक पॉपुलिस्ट एक चीज़ तो हो सकती है, लेकिन एक तरीक़ेकार हुकूमत चलाने का नहीं हो सकता है। 3 महीने का कोई टारगेट नहीं होता है। बात यह होती है कि जब आप हुकूमत आती है तो 3 महीने उनको लगते हैं सिर्फ अपने आप को पूरे निज़ाम को समझने में और करने में, तो वो तो आप इस तरह की बात करके जो है वो खुद एतमाद जो उनका कम कर रहे हैं और अंडर प्रेशर आ जाएंगे इलेक्शन में तो वो कुछ भी ना कर पाए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद सऊदी अरब कनाडा तनाज़ा, और ऐसे में कि जब आरफा कनाडा में बैठी है वहाँ पे इस सारे मामले को कैसे लिया जा रहा है और ये क्या रुख इख्तियार करने जा रहे हैं। छोटी के ब्रेक के बाद इसको डिस्कस करते हैं। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। ज़ैद साहब, सऊदी अरब कनाडा तनाज़ा बढ़ता जा रहा है और आपने भी पढ़ा होगा समर बदावी जो एक वहाँ पे समाजी कारकुन है, ब्लॉगर्स हैं, उनको गिरफ्तार किया गया, अगर जो उनके भाई भी कुछ 2.5 साल से कैद में हैं और उनकी जो एहलिया फिर हैं उनको कनाडा के अंदर अज़ाइलम दी गई है। ये कहा यह जा रहा है सऊदी हुकूमत की तरफ से कि ये अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने सफ़ीर को भी निकाल दिया कनाडा के और अब फ़िज़ाई राब्ते मुनक़ता हो गए हैं। फिर जो अजनास वहाँ से ख़रीदी जा रही थी वो ऑर्डर सारे मनसूख किए जा रहे हैं। बट जो एतराज़ आप कर रहे हैं गोया कि सऊदी अरब ख़ुद यमन से लेके सीरिया के बाद मिस्र और बाकी रीजन के अंदर जो आप मुदाखलत कर रहे हैं दीगर लोगों के मामला ये है कि देखें सऊदी अरेबिया का वो तो खैर वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो बड़ा मगरबी दुनिया में ख़ासतौर अमेरिकन प्रेस में बड़ा देखा जाता है कि वो जो है वो अरब स्प्रिंग है सऊदी अरेबिया में खुल के जो है रोशन ख्याली बढ़ती आ रही है, लेकिन उसके पीछे जो ह्यूमन राइट्स के मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा वही गंभीर बन के आते हैं। उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है और उसमें ये जो शुरू यहाँ से हुआ था कि ये जिनके भाई हैं तो उन्होंने जो है उनके ऊपर उन्होंने फेसबुक पे उन्होंने सोशल मीडिया में कुछ बातें की थी जिसके ऊपर उनको सज़ा दी गई थी और बहुत सख्त कोड़ों की भी सज़ा दी गई थी। तो उसके बाद उनकी बहन ने भी इसी भी शुरू किया, उसको भी कैद कर दिया गया।
मसला ये कि ये चीज़ें तो जो एक लिहाज से जिसको कहते हैं, एक सऊदी अरेबिया में जो एक ऑटोक्रेटिक सिस्टम है उसमें तो कोई तब्दीली नहीं आई है। ठीक है, एक लिहाज से जिसको कहते हैं फेस वैल्यू पे चेंज कर दिया है कि औरतों को ट्रैवलिंग की इजाजत दे दी गई है, फुटबॉल मैच देखने जा सकती है, सिनेमा घर खुल गए हैं, लेकिन एक्चुअली तो मिनॉरिटी का अपना जो स्ट्रांग होल्ड का राइट और ह्यूमन राइट्स नहीं है। दूसरी एक और बात भी आती है कि कनाडा में तो आपने इतनी सारी बातें कर दी, ज़रा अमेरिका पे तो करें इस किस्म के इकदाम। पॉम्पियो ने जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने भी इस मसले पे बयान दिया था। क्या सऊदी अरेबिया अमेरिका के खिलाफ कोई एक्शन लेगा? और उसके साथ साथ असल बात यही आती है कि ठीक है, कनाडा को तो आपने निशाना बना दिया क्योंकि उन्होंने उनको सियासी पनाह दे दी, लेकिन बात यह है कि इस किस्म की आवाज़ जो है सऊदी अरेबिया के मसले पे वो तो हर जगह उठती रही है। उनका तो मेरा ख्याल ये है कि इनका पूरा जो है मोहम्मद बिन सलमान जो कि इस वक्त वर्चुअली किंग है तो वली अहद, लेकिन वो सारा मुल्क वही चला रहे हैं। तो उसमें जो है वही बात आती है कि इस किस्म की कार्रवाई करके जो है आप लोगों को खामोश नहीं कर सकते हैं। वो अलग बात है कि मगरबी दुनिया में बहुत सारे जो हैं वो लोग खामोश रहेंगे, कुछ जो है जिसको कहते हैं कि एक्सपीडियंसी की वजह से इस वक्त कारोबारी मफादात होते हैं, उसमें कोई बात नहीं करता। और ये बात हमेशा आती है कि जो है सही। हाँ आरफा, इनफैक्ट ये जो एक स्टैंस लिया गया है कि अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है, गोया कि इज़हार आज़ादी राय की जो आज़ादी है उसको मेक श्योर करने के लिए कोई अगर बात करे तो उसको भी आप अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार देंगे। और फिर खुद सऊदी अरब भी क्या इस असूल का कारबंद है कि दूसरे लोगों के मामलात के अंदर दखल अंदाजी न करे? अगर के रीजन के अंदर यमन से लेके सीरिया और मिस्र की बात करें या दीगर ममालिक की बात करें, वहाँ तो बड़ा एक एक्टिव और प्रोमिनेंट रोल नज़र आता है हमें सऊदी अरब का। जी जी बिल्कुल, सऊदी अरेबिया की जो पूरे मुस्लिम ममालिक के अंदर रही है एक किस्म की इंटरवेंशन मुख्तलिफ एरियाज पे या मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पे, वो तो एक तारीखी तौर पे हम देख रहे हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है या कुछ। बट मुझे जो इसमें इंटरेस्टिंग लगता है वो यही है कि इतना जो रिएक्शन आया है अब सऊदी अरेबिया की तरफ से ऑन एन इशू जिसके अंदर एक फॉरेन मुल्क ने यही कहा था कि उनको ग्रेव कंसर्न्स हैं, इससे ज्यादा की तो कोई बात नहीं थी। तो बेसिकली एक किस्म की उन्होंने सिर्फ गुफ्तगू की थी कि वहां क्या हो रहा है एक वाक़े के हवाले से। तो वही बात जो जाहिद साहब भी कर रहे हैं कि जो नई हुकूमत है रियाद के अंदर, जिसके अंदर जो सारा कंट्रोल है वो आहिस्ता आहिस्ता नए वली अहद की तरफ शिफ्ट हो रहा है और उनका एक बहुत अग्रेसिव पोस्चर है कि कई इशूज पे। तो मेरे ख्याल में तो जो ये कनाडा की तरफ रिएक्शन आया ये उसकी एक मैनिफेस्टेशन है कि उनको ये लगता है कि जैसे कि ऑब्वियसली वो अमेरिका के खिलाफ तो बात नहीं कर सकेंगे, बट अगर कनाडा जैसा कोई मुल्क थोड़ी सी भी गुफ्तगू करेगा तो उसके ऊपर वो रिएक्ट करेंगे और ऐसे रिएक्ट करेंगे कि कुछ क्रिटिक्स हैं वो उसको कह सकते हैं कि ये एक एक्सेसिव रिएक्शन है कि आपने एम्बेसडर को भी रिकॉल कर दिया, फिर उसके बाद आपने कहा जो शायद हमारे तालिब इल्म वहाँ पढ़ रहे हैं उनको भी वापस बुलाया जाएगा। तो ये एक जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये काफी एक एक्सेसिव सा रिएक्शन है और इससे सिर्फ यही जाहिर होता है कि जो नई फॉरेन पॉलिसी है अंडर द न्यू वली अहद, उसका वो एक बहुत अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी को परस्यू करें जहां उनको मौका मिलता है। हम इस पे से पहले भी बात उसके बारे में कर चुके हैं, जो उनकी यमन में या मिडिल ईस्ट में फॉरेन पॉलिसी रही है वो भी बहुत अग्रेसिव है। जी लेकिन आपको ऐसा लगता है कि बाकी यूरोपियन कैपिटल्स फिर अमेरिका जो रिएक्शन सऊदी अरब का है इसको वेलकम किया जाएगा या इसके ऊपर सवाल उठाए जाएंगे? क्योंकि खामोशी रहेगी और उसके पीछे सारे कारोबारी मफादात हैं। ये दुनिया भर में अमेरिका ह्यूमन राइट के इश्यूज उठाता रहता है, चाइना के साथ जब बात होती है तो ह्यूमन राइट्स की बातें भी होती हैं, हमसे भी बात होती है तो ह्यूमन राइट्स की बात होती है, लेकिन सऊदी अरेबिया से जो है वो कभी भी इस मसले पे बात नहीं हुई। हालांकि इसमें सऊदी अरेबिया पे जो पाबंदियां थीं अभी तो थोड़ी बहुत उठी है, जहाँ पे जो है ख़वातीन का जो एक मसला था वो भी एक है, सोशल मीडिया वहाँ बंद है और अगर है भी इजाज़त दी तो उसको बहुत ही महदूद पाने में। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मगरबी दुनिया नहीं उठाती है। देखें दुनिया में फॉरेन पॉलिसी जो चलती है हम लोग समझते हैं शायद किसी प्रिंसिपल की बुनियाद पे चलती है, प्रिंसिपल नहीं होते हैं। जहाँ पे उनको जिन ममालिक के साथ उठाते हैं वो उनके लिए उस वक्त के लिहाज से कोई बहुत बड़ी उनके लिए इंटरेस्ट नहीं होते हैं कि उस पर ना उठाएं। आप मुझे सिर्फ कहीं भी उठा के दिखा लें, सऊदी अरेबिया जो है उसको जो UN की
ह्यूमन राइट कमेटी उसका चेयरमैन भी मुंतखब कर लिया गया था। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि फिर उसकी वजह क्या है। वो खुद जो है जब इलेक्शन होते हैं तो उसको लाजमी तौर पे वेस्ट की तरफ देखा जाता है कि वहाँ पे इंसानी हकूक़ की सूरत जहाँ पे $10 बिलियन के या 10 बिलियन पाउंड के आपके डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट हों जिस ममालिक के साथ, तो वो तो इस किस्म की बातें नहीं करेगा। जी आरफा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं सिर्फ यहाँ ये कहना चाह रही थी कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ कनाडा ने जो भी बात कही है या यूरोपियन यूनियन की तरफ से अगर कोई रिएक्शन आया तो उससे जो कुछ मुझे लगता है कि अब ज्यादातर तब्दीली जो सऊदी अरेबिया में आएगी या आने के चांसेस है वो उनके अपने जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिचुएशन है उसकी वजह से होगी। जैसे कि जाहिद साहब ने अभी भी बात की कि एक तरफ उन्होंने अंदर जो मुल्क के अपने मुल्क के अंदर बहुत सारे मेजर्स ऐसे लिए हैं जिसकी वजह से कुछ लोग तो दुनिया में बहुत एक्साइट हो गए और वो कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया एक मतलब लिबरल मुल्क बनना शुरू हो रहा है। टॉमस फ्रीडमैन का जो इंटरव्यू था मोहम्मद बिन सलमान का, वो इसकी एक बहुत अच्छी इंडिकेशन थी। मगर मसला हमेशा अब ये इनके लिए रहेगा कि जैसे जैसे इनकी पेट्रोल से इनकम कम होती चली जा रही है और ये अपने स्टेट बेनिफिट्स इनको कम करने पड़ेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा इनको अब जो स्टेट है उसको गिव इन करना पड़ेगा जो प्रेशर्स हैं अपने माशरे की तरफ से ज्यादा फ्रीडम्स के लिए, और उसी से फिर इवेंचुअली अगर कोई तब्दीली आनी है तो आएगी। बट ऑब्वियसली मेरे ख्याल में इसमें बहुत वक्त लगेगा। ये कनाडा का जो इंसिडेंट है ये मुझे लगता है कि कुछ दिनों में गुजर जाएगा। इट विल बी लाइक अ स्टॉर्म इन अ टी कप। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मेरे ख्याल में ग्राउंड रियलिटीज़ को तसलना चाहिए सऊदी क़यादत को भी, ऐसे में कि जब कतर के ऊपर आपने दबाव डाला लेकिन उसके बावजूद कतर ने अपनी पॉलिसी या अपना स्टैंस नहीं बदला, माशी और सोशी बायकॉट के बावजूद कतर अपना एक लाइन लेके चल रहा है, तो मुल्क के अंदर भी मेरे ख्याल में अब अगर आप ओपन कर रहे हैं माशरे को तो उसके साथ राय की आज़ादी भी एक ज़रूरी जो समझा जाता है, और उसको निगेट किया जाएगा तो फिर प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे और दुनिया सवाल इसी तरह उठाती रहेगी। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद पाकिस्तान के नए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कहाँ पर रिहाइश इख्तियार करेंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहने को तो एक शर्मनाक इकदाम करार दे रहे हैं। कहाँ आप रहने जा रहे हैं, छोटी की ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। आपके सामने कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस ये शाहाना महल, एक वो मुल्क जो कि जिसकी आधी आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है, वहां मुझे शर्म आएगी कि मैं जाके प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहूं। पंजाब हाउस जो है वो हमने सेलेक्ट कर लिया है। पंजाब हाउस में जो चीफ मिनिस्टर की एनेक्सी है वो इमरान खान साहब ने मुझे कहा था कि तुम जाके सेलेक्ट करो, उससे ज़्यादा मौजू जगह उनके रहने के लिए कोई नहीं है। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। सर खान साहब का ये कहना कि वहाँ रहना शर्मनाक होगा, गरीब मुल्क, कर्ज को तले दबा हुआ मुल्क, वहाँ प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे रहे, क्या आपको लगता है कल फिर वो प्रोटोकॉल के बगैर एक तरह से हमें पेशावर के अंदर भी सफ़र करते हुए नजर आया, जब पैरेड में यहाँ पे अपनी पार्लिमानी कमेटी से खिताब करने तो वहाँ पे भी जो उनको प्रोटोकॉल दिया गया उसमें भी उन्होंने बुरा मनाया। क्या लगता है ये किफ़ायत शारी की मुहिम आप शुरू करने जा रहे हैं? अगर है भी इसके नतीजे में हमें क्या मिलेगा सर? पाकिस्तान के जो आप अखराजात को कट करना है तो कहीं 200-250-300 अरब रुपए का कट लगेगा, तो फिर हम कहेंगे प्राइम मिनिस्टर का जो 1.5 अरब का टोटल खर्चा है सर, अगर वो खत्म हो भी जाता है तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो क्या लगता है इसकी कुछ सिम्बॉलिक वैल्यू है? इसमें एक बात तो सही है कि एक सिम्बॉलिक वैल्यू इस लिहाज से है कि वाकई जो है जिस तरह से जो यहाँ पे काफिला निकलता है और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर हाउस के अखराजात होते हैं वो तो सबके लिए एक बनती है कि बात कि जो है हमारा मुल्क इसका मुताबिक नहीं हो सकता। जो बाहर भी जो लोग आते हैं तो वो भी हमें देखते हैं कि ये हैरान रहते हैं कि ये जो तरीक़ाकार है, अब जैसे प्रोटोकॉल का, यानी ठीक है यहाँ पे सिक्योरिटी के मसाइल भी हैं, इससे कोई वो नहीं करता है, लेकिन उसके साथ जितना ज़्यादा जो होता है कि ऐसा लगता है कि 30-30, 40-40 गाड़ियाँ जब चल रही होती हैं तो मुझे लगता है कि जब यानी वाशिंगटन में जब अमेरिकन प्रेसिडेंट भी चलता है तो थोड़ी देर के लिए शायद वो बंद होती है रोड, लेकिन इतना बड़ा काफिला शायद किसी और मुल्क में चलता होगा, ये तो बिल्कुल सही बात है। और जिस किस्म के अखराजात होते हैं, लेकिन बात यही आती है कि ठीक है एक सिम्बॉलिज्म के है कि लोगों में एक बात तो जाएगी, लेकिन पंजाब हाउस में जाने से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। वो भी बड़ी आलीशान रिहाइशगाह है, मतलब वो तो उससे वही बात आती है कि आप फिर वो ठीक है कि एक सिम्बॉलिज्म तो हो जाएगी कि आपने प्राइम मिनिस्टरशिप से हट गया, लेकिन ऐसी बात है जैसे कि आप पता नहीं कि कोई और घर क्यों नहीं मिला,
आपको याद होगा कि एक साल तक खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म रहे थे और वो F72 में उनका घर था और मैं ख्याल वहीं पे रहते थे। उन्होंने कभी प्राइम मिनिस्टर हाउस में शिफ्ट नहीं किया था और ना ही बहुत बड़ा कोई उनके ऊपर कोई उस तरह का प्रोटोकॉल भी लगता था। अच्छी मिसाल थी उसकी। तो मेरे ख्याल ये है कि इसी तरह से होना चाहिए, खामोशी से तमाम चीज़ हो जाती, बेहतर था, उसमें कोई इसको इतना कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट आरफ आप ही की तरफ आते हैं, यही बात जो जहर साहब भी कह रहे थे कि अगर अब पंजाब हाउस ही मुंतकिल होना है तो वो भी कोई छोटी रिहाइश गाह तो नहीं, वहाँ पर भी अच्छा खासा हमला होगा। तो फिर क्या, एक तो ये है कि इसको इतनी ज़्यादा हवा क्यों दे रहे हैं, इसके नतीजे में कुछ ज़्यादा अखराजात की बचत नहीं हो रही। पाकिस्तान को अगर आपने कुछ बचा के देना तो वो कई सौ अरबों में बचा के देना है, अरब 1.5 अरब की बचत कोई बचत नहीं है। जी शिराजी साहब, असल में मसला ये है कि यहाँ इमरान खान साहब और उनकी जो जमात है वो दो मुख्तलिफ इशूज़ को कंबाइन करके कंफ्यूज कर रहे हैं। देखिए, एक इशू है जैसे जाहिद साहब ने कहा वो प्रोटोकॉल का है। प्रोटोकॉल के इशू पे मेरे ख्याल में हम सब जो हैं उस पर कोई भी नहीं चाहता, स्पेशली जो मिडिल क्लास है, जो पीटीआई की एक सपोर्ट बेस है ना, वो एक मिडिल क्लास के अंदर है और उस मिडिल क्लास के अंदर ये ख्याल पाया जाता है कि जो हमारे हुक्मरान हैं उनको हम जैसा ज्यादा होना चाहिए और इतनी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलनी चाहिए। अब वो वीआईपी जो ट्रीटमेंट है उसके अंदर ये जो प्रोटोकॉल है, जिस तरह वो सफर करते हैं, 20-20 गाड़ियों का कॉन्वॉय होता है और सड़कें ब्लॉक की जाती हैं। और आपको याद है मुशर्रफ साहब के ज़माने में तो घंटे आधे घंटे के लिए ट्रैफिक ब्लॉक की जाती थी, स्पेशली जब वो कराची जैसे शहर में जाते थे। तो मेरे ख्याल में एक तरफ तो ये इशू है कि ये जो प्रोटोकॉल है आप इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि उससे आम आदमी जो है वो इनकन्वीनियंस होता है। इस पे तो कोई इशू नहीं है और ये ख़त्म करना चाहिए। और इस पे इमरान खान साहब अगर कुछ करेंगे तो आई थिंक उनको सचमुच बहुत से लोग उनकी तारीफ करेंगे। अब जो दूसरा इशू है जो आपने कहा कि वो ऑस्टेरिटी मेजर्स जिसको हम कहते हैं, इसकी बात नवाज शरीफ साहब ने भी जब वो पावर में आए थे और की थी और उन्होंने कहा था कि हम सहाफ़ियों को साथ लेके नहीं जाएंगे हुकूमत के खर्चे पे, फॉरेन ट्रिप्स पे, और हम पीएम हाउस का और प्रेसिडेंट हाउस का खर्चा कम करेंगे। अब वहां फिर इमरान खान साहब जो है वो फिर जो वही बात करें और ये एक सिर्फ लेकिन नहीं कर पाए आरफा, वक्त की तंगी के बायस में आपका पूरा ओपिनियन नहीं ले पाया, इसके लिए मैं माजरत खाऊं आपसे। वक्त ख़त्म हो रहा है लेकिन जाते जाते आपको नाज़रीन ये भी बताते चले कि PK9 सवात से महमूद खान हैं, गैर मारूफ नाम है, इसको परवेज़ खटक साहब ने नॉमिनेट किया था, वो MP अब चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। खान साहब ने KPK के लिए चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट कर दिए, महमूद खान है PK9 सवात से। और साथ में कहा जा रहा है कि पंजाब के लिए भी किसी तरह का गैर मारूफ नाम चकवाल से लिया जा रहा है, नाम राजा यासिर हुमायूं साहब का, शायद वो भी एक चॉइस हो सकते हैं पंजाब के लिए। तो यकीनी तौर पे नए नाम हैं, लगता यह है कि तब्दीली का अमल शुरू हो चुका है। आज के शो से ख़त्म करते हैं, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।